Assalamualaikum friends, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आफिजुल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 जो कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के बारे में है। और इसमें तकरीबन हम कोई 5 जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं वो कवर करने हैं इस मॉड्यूल के, इस चैप्टर के। और इसके अंदर आज हम पढ़ना सीखेंगे कि किस तरह से हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना है। यहाँ पे आपको 2 तरीके से आपको बनाना सिखाएगी है इस चैप्टर के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। आज हमने जो पढ़ना है और एक तरीके से जो आसान आपका मेथड है, आसान तरीका, उसके मुताबिक हम सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें कैसे बनानी है। जब ये हम बनाना सीख जाएंगे तो फिर हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। चलें लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। IAS 1 जो है जो कि हमें डायरेक्शन देता है, गाइड करता है कि भाई आपने ये स्टेटमेंट्स बनानी है। तो आपने कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, उनमें से एक आपकी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या आता है कि आपने कहाँ कहाँ पे कैश, कहाँ कहाँ से आपके पास कैश आया है और कहाँ कहाँ से आपने कैश लिया है, कैश आउटफ्लो हुआ है। और इस तरह से इन्वेस्टमेंट से हुआ है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से हुआ है या फिर आपके पास जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं या फिर अदर एक्टिविटीज़ जितनी हैं उनसे आप कितना कैश है और कितना कैश आपके पास गया, ये एक्चुअली आपके पास कितना कैश अभी है। और ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस के हवाले से, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हवाले लेकर और उसका एनालाइज करने के लिए, उसका तजिया करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का जो एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी होता है। IAS 1 जो हमें बताता है कि आपने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनानी है। आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अदर जो कि आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने बनानी है और उसके साथ साथ आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी है और लास्ट में नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपने बनाने हैं। यानी कि जो वर्किंग्स हैं वो आपके नोट्स में आने चाहिए और उसके साथ साथ जो पॉलिसीज आप लेके चल रहे हैं वो भी आपने बतानी है किसके अंदर, नोट्स के अंदर। जी, तो आगे हम मूव करते हैं इससे। जी, एनालिटिकल कैश रिसीट्स होते हैं हमारे पास, इसको हम कैश इनफ्लोज बोलते हैं, और कैश पेमेंट्स होती हैं जिनको हम कैश आउटफ्लोज बोलते हैं। यानी कितना कैश आपके पास आया है, कैश इनफ्लो हुआ है, रिसीट्स कैसी कितनी सूरत में आई है, चाहे वो कैपिटल रिसीट्स है चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स है। आपने आपका बिजनेस करियाने का है, ठीक है, करियाने की शॉप है आपकी, आप डेली को 15,000 रुपये की सेल करते हैं, ठीक है। तो जो आप 15,000 रुपये की सेल हो रही है ना डेली की, आपकी कैश रिसीट्स, ये रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई काउंटर पड़ा था, आप कहते हैं ये काउंटर हम चेंज करना चाहते हैं, इसको सेल आउट कर दिया, आपका एसेट है उसको आपने सेल आउट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 रुपये का, तो 5,000 की जो एसेट वो आपको कैपिटल रिसीट के अंदर आ जाएगी, यानी फिक्स एसेट जो आपने बेचा है। और कैश पेमेंट्स में भी ऐसा ही है कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए भी करते हैं और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी करते हैं। जो रोज़मर्रा की अगर जो जितनी भी चीज़ें आप सेल आउट करते हैं, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल करियाने का सामान आप खरीदने चाहते हैं, तो करियाने का सामान लाने पे जो आप खर्चा करते हैं, जो पैसे देते हैं, वो आपकी कैश पेमेंट्स क्या हो जाएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगी, ठीक है। और इसी तरह से कोई आप एसेट खरीदते हैं अपनी शॉप बिजनेस के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कहलाएगा। तो ठीक है जी, कैश रिसीट ये कैश पेमेंट्स में आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या फ़र्क है और क्या नहीं है। कैश रिसीट्स कैश इनफ्लोज होंगे और कैश पेमेंट्स कैश आउटफ्लोज होंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ तक पता चल गया जी आप लोगों को कैश पेमेंट्स और कैश रिसीट्स के हवाले से। अगर आपसे एमसीक्यूज की शक्ल में पूछ लिया जाए कैश रिसीट्स को कैश इनफ्लोज कहा जाता है या कैश आउटफ्लो, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कैश इनफ्लो है। और इसी तरह से कैश पेमेंट्स के हवाले से इसको हम कैश आउटफ्लोज का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स,
इसके बाद हमारे पास कैश बुक वर्सेस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है। कैश बुक क्या चीज़ होती है? कैश बुक ये होती है जी, हम उसको मेंटेन करते हैं जर्नल की तरह, यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम करते हैं। क्रोनोलॉजिकली मीन कि जैसे जैसे कुछ ट्रांजेक्शन हो रही हैं तरतीब से वैसे ही हमने करनी है। आज हमारी 5 ट्रांजेक्शन हुई, आज हमने उनको वैसे ही रिकॉर्ड करना है, और नेक्स्ट कल जो हमारे पास ट्रांजेक्शन होगी 18 अगस्त को, उनको भी हमने वैसे ही रिकॉर्ड करना होगा। तो इस तरह से कैश बुक जो होती है ये हम क्रोनोलॉजिकली मेंटेन करते हैं। रसीट्स एंड पेमेंट्स जितनी भी होती हैं वो सब की सब इसके अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। अच्छा जी, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज एक रिपोर्ट होती है जो प्रिपेयर की जाती है एट एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड कि कितनी हमने रिसीट पे, हमारे पास कितना पैसा आया और कितनी हमने पेमेंट्स की। ये आम तौर पर जो रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट है ये रिपोर्ट है, ये बनाते हैं कौन बनाते हैं? ये आपके जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाती हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली वो दूसरी क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनको बनाते हैं, किसको? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या पेमेंट रिपोर्ट को। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बेसिकली क्या चीज़ है जी? इज एन एनालिसिस ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें कितना हमने कमाया है, कितना हमने कैश जनरेट किया है और कितना हमने कैश आउटफ्लो किया है। और इसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने कितना कैश हमने हमारे पास आया है और कितना कैश हमने आउटफ्लो किया है, कितना की पेमेंट्स की है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी ऐसा ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ है जी? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ है, जो आप रोज़मर्रा का बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप सेल परचेज कर रहे हैं वो आप क्या कहलाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो आ जाएगा जिसमें आप सेल एंड परचेज करते हैं किस चीज़ का? अपने एसेट्स का। जो एसेट आप लेते हैं और परचेज देते हैं वो क्या कराया जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो आ जाएगा जो आप बिजनेस के अंदर जो मालिक है, बिजनेस का ऑनर है, वो कैपिटल लेके आता है, जो आप ये लोन लेते हैं, जो आप फाइनेंस के ऊपर जितनी भी आप पेमेंट्स करते हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, ये सारा किसके अंदर? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं समटाइम्स, इसको हम बल्कि इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी इंक्लूड कर सकते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर ऑप्शन जिसको उसकी शक्ल में पूछ लिया जाए और ऑप्शन आपके पास दोनों गिवन हो और ये आपको ऑप्शन आमतौर पर इकट्ठे ही दिए जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, अगर एक लहदा भी हो उनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लें तो आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा जी। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या दी गई जी, इसको देखते हैं। सबसे पहले जी, although the statement of cash flow is one of the 5 components of financial statement, it is also play a vital role in analyzing cash flows of an entity। कैश फ्लोज मीन कैश का इनफ्लो भी आ जाएगा इसके अंदर, कैश का आउटफ्लो भी आ जाएगा, यानी कैश रिसीट्स भी आ जाएंगी और कैश पेमेंट्स भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो हमारे पास ये है, स्टेटमेंट ऑफ जो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले तो कंपनी का नेम आएगा और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आएगा और लास्ट में आप बात दे सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2009। ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट लिखी गई है थर्ड लाइन, इसका मतलब क्या है? इसका क्या ये कितने टाइम पीरियड के लिए हम बनाएंगे? क्या हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाएंगे, किसी रिपोर्टिंग डेट पे बनाएंगे? जी, रिपोर्टिंग डेट पे तो बनाएंगे, लेकिन क्या होगा, ये हम बना रहे हैं पूरे साल के लिए, किसी एक साल की किसी अकाउंटिंग पीरियड की हम बनाते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, उसके बाद ये हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है और उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट, ये डिविडेंड्स जो भी हमारे पास आएगा इससे आएगा। कैश पेड हमने किया जी फॉर इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस के लिए, और कैश पेड जो हमने किया है इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। ये हमने, और यहाँ पे देख सकते हैं हमने कैश पेड जो लिखा हुआ दो वो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ, मीन ये नेगेटिव अमाउंट है, नेगेटिव यानी लेस होंगी, और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कैश पेड फॉर परचेजिंग नॉन करंट एसेट्स एंड कैश फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स या टेंजिबल एसेट जितने भी आपके पास हैं
उनको बेचकर और उनको खरीदते वक्त जो आप पेमेंट्स और रसीट्स आप हासिल करते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है जी हमारे पास, कैश रिसीट फ्रॉम ऑनर्स एज कैपिटल। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि और जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस के अंदर पैसा लेके आएगा कैपिटल के तौर पे, ये हमारे पास क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होगा। कैश रिसीव फ्रॉम, ये कैश पेड टू ऑनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी कैश पे किया गया है प्रॉफिट्स के तौर पर किसको जी, ऑनर्स को या शेयर होल्डर्स को, सभी के सभी इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब कैश पेड फॉर प्री पेमेंट्स जी, रीपेमेंट सॉरी, कैश पेड जो है फॉर रीपेमेंट्स ऑफ लोन और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन जो है ये इसके अंदर इंक्लूड होगा। और नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हम इससे निकाल सकते हैं जी हमारे पास। ठीक है, ये जो हमने प्लस माइनस की अमाउंट्स निकाली हैं इससे हमें क्या हो जाएगा, हमारे पास नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। और उसके अंदर ओपनिंग कैश फ्लो या कैश इक्विवेलेंट्स हम ऐड करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये वर्किंग्स आपको दिए गए, वर्किंग वाला मेथड हम आज नहीं करने जा रहे। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या, ठीक है जी, जैसा कि ये आपको बताया जा रहा है वर्किंग कैसे की गई है हमने, और ये वर्किंग हम नहीं करने जा रहे, हम सिंपली इसकी स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ चलते हैं जी। ये हमें कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया 5,650 रुपये। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, लोन फ्रॉम जी बाबर है जी, फ्रेश कैपिटल है, कैश फ्रॉम डेटर्स है, सेल्स हमारे पास है जी 5,000 की, बैड डेट्स रिकवर्ड है, सेल ऑफ मशीन है और परचेज ऑफ मशीनरी है, ड्राइंग्स हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन है, इनकम टैक्स पेड, सैलरीज, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिटर्स पेड और परचेजेस, लोन रीपेड। और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। इट मीन्स हमने जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस यही वाला आना चाहिए, 5,250 रुपये। समटाइम आपको ये दिया भी जा सकता है क्लोजिंग बैलेंस, समटाइम ये भी हो सकता है आपको ना गिवन हो, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की तरफ, क्या रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। जैसे कि मैंने देखा था उसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटर से हमें कितना पैसा आया और सेल्स कितनी की है, जो हमने बैड डेट्स जितने रिसीव किए इनका हमने टोटल किया है, तो देख सकते हैं हमारे पास 60,000, 5,000 और 1,350 रुपीज़ आया, तो 66,350 रुपीज़ का टोटल बन गया। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है इसका पता चला है जी कुछ आप लोगों को? जी जनाब, कुछ समझ आई है तो काइंडली बताएं आप लोग। जी उमैर, जी फुरकान, कुछ पता चला है जी इसका? ये जो हमने, ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास है जी कैश पेड टू सप्लायर। हमने कैश कितना पे किया है, क्रेडिटर्स को हमने 25,000 रुपये पे किए हैं और परचेज हमने किए हैं 8,000 रुपये की। ठीक है जी, ये टोटल बन रहा है 33,000, तो 33,000 को हमने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट्स के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स में। और कैश पे टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को हमने जो कैश पे किया है, सैलरीज पे की हैं, वेजेस पे किए हैं जी 8,000 के टोटल। और कैश पेमेंट्स फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी या रेंट के लिए हमने पे किया है 1,500। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आ गया, 66,350 में से हमने क्या किया है, एक टोटल की जो भी अमाउंट हमारे पास बन रही है 41,000, और ये सॉरी 42,500, इसको हमने लेस कर दिया इसमें से, तो हमारे पास कितना बन गया, 23,850 की अमाउंट बन गई। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गए जी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो इसके अंदर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है जी हमारे पास रिसीव 800 रुपये का आ रहा है जी हमारे पास, जी हमारे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड है जी, हमने जो लोन पे किया है। और उसके बाद इंटरेस्ट इनकम टैक्स पेड, जो हमने इनकम टैक्स पे किया है, ये सब के सब इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, और क्या, ये भी तक हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चल रही है। ये जो इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड है, इनकम,
ये जो आपके पास हैं ये आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी आ सकते हैं। तो इंटरेस्ट आपके पास 800 का था जो आपने रिसीव किया है, और जो आपने पे किया वो 500 है, और इनकम टैक्स जो पे किया आपने वो 3000 है। तो टोटल अमाउंट बन गया आपके पास 21,150 रुपये। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या जी, हमने देखा है जी सेल ऑफ मशीन है और परचेज ऑफ मशीन है। तो 9200 की हमने मशीन सेल की है, 146,750 की हमने क्या की है, परचेज की है। तो इस तरह से ये पेमेंट्स की सूरत में हमारे पास टोटल जो यहाँ की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रही है अमाउंट। जी प्लीज, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे जो पूछें जी जनाब। आपने माइक अनम्यूट किया था, काइंडली बताएं जरा। आपका 21,150 रुपये किस तरह से आया, ऐसे ही पूछे कैसे आया जी? हमारे पास ये देखें जी, ये 800 रुपये इधर ऐड हुआ है, और ये हमारे पास 3500 रुपये हमने यहाँ से लेस किया है, तो बाकी 21,150 रुपये आ गए। ठीक है, बल्कि इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था एंड के ऊपर, वो लिखा नहीं हुआ है। तो ये भी आपने असल में ये दूसरे पेज स्लाइड्स के ऊपर आ गए ना, जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने किया कैश न्यूट्रल फ्रॉम एक्टिविटीज। बल्कि अगर हम ये आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे पेज उसके ऊपर, तो इस तरह से एक ही बननी होगी, एक ही बार हम ये अमाउंट्स निकालेंगे। तो असल में ये नेक्स्ट स्लाइड पे अमाउंट आई है, तो इस वजह से यहाँ पे 23,850 रुपये पहले यहाँ पे लिखे हैं कैश न्यूट्रल फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर इसी को आगे कंटिन्यू किया है। उसके अंदर ये वाली अमाउंट ऐड हुई है, ये लेस हुई है और ये भी लेस हुई है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फ्रेश कैपिटल जो उसने दिया है। फ्रेश कैपिटल में 74,000 की अमाउंट है, ड्राइंग जो है वो हमारे पास 8,000 है, इसको हमने लेस किया है। और लोन टेकन फ्रॉम बी, जितना लोन हमने लिया वो ऐड किया है, और लोन रीपेड जो हमने किया है उसको हमने लेस किया है। हमारे पास 116,000 की अमाउंट आ गई थी हमारे पास। ठीक है, कितनी आ गई, 116,000। तो उसके बाद ये जो 116,000 की अमाउंट आई है, जो इस तरह से हमारे पास 21,150, और जिसको हमने ऐड किया और इसको हमने लेस किया। जब लेस किया तो अमाउंट हमारे पास आ गई है 400 की आ चुकी है जी माइनस। तो नेट कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कितना आ चुका है जी, 400 आ चुका है। और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास 5,650 रुपये ऑलरेडी गिवन है, इसके अंदर हमने ऐड किया। तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट्स आ गए वो कितना आ गया जी, 5,250 रुपये आ चुके हैं। इस तरह से हमने इसकी ये बनानी है स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जी मार्क केयरफुली OIF, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसके बाद आपके पास क्या है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये हमने करना है जी। तो नेक्स्ट ये आपके पास इंपॉर्टेंट टिप्स के तौर पे देख लेते हैं जी, टेक केयर ऑफ नॉन करंट कैश मूवमेंट्स इन द अकाउंटिंग एट द इशू ऑफ बॉन्ड शेयर रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड कैन बी ऑपरेटिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये बात आपने ध्यान में रखनी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड received can be operating as well as investing activity. Interest and dividend paid can be operating as well as financing activity. यानी कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी लिख सकते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिखा जा सकता है, ये दोनों के अंदर इंक्लूड होंगे। और उसके बाद ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिलोंग्स टू इनकम स्टेटमेंट एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिलोंग्स टू नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है आपके पास, बिलोंग्स टू नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या होगा, आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज आएंगी, यानी कि एक साल के अंदर जो आपने पेमेंट करनी है वो वाली नहीं होंगी, बल्कि लॉन्ग टर्म की पेमेंट्स वाली होंगी। जी स्टूडेंट, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड या इनकम, ये उसके बाद इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड,
ये 800 और 500 ये हम इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हेड के अंदर अभी हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते थे और लेस भी कर सकते थे। स्टूडेंट्स इसकी समझ आ गई है आपको, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किस तरह से हमने बनानी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारे पास इतना ही है, तो बाकी कल इंशाल्लाह हम बाकी जो इसकी प्रैक्टिस है वो करेंगे। तो दूसरे तो बाकी है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल जो दूसरा मेथड है या फिर जब तो हम उसको फिर अगेन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है जी। रिवीजन प्यारे भाई कोई इस तरह से रिवीजन नहीं होगी, बल्कि जस्ट हम इसके अंदर रिवीजन के अंदर वो जो क्या कहते हैं जी, ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जा सकता है, जिस तरह ये आपके पास ये गिवन है और इससे आपने क्या करना होगा, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। बाकी अदरवाइज कोई पार्ट भी पूछा जा सकता है इसमें से, यानी कि आपको ये क्वेश्चन दे दिए कि आपसे क्या ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करके दें, या फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम जो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इससे कैलकुलेट कर दें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो कैश है वो कैलकुलेट करके दें। इस तरह से भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है। बाकी जो इनडायरेक्ट मेथड है उसको हम कल इंशाल्लाह करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो आपका दूसरा है, ये तो सिंपल आप जस्ट हमें गिवन थी अमाउंट्स हमने बुक करते थे, वो जिसमें हमने वर्किंग के थ्रू फाइंड आउट करना है, वो कल हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे साथ। और उसके अलावा और ये मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने लर्न विद हाफिज़ अब्दुल्ला को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है, नया लेक्चर्स है, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप इजीली लर्न कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।